जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAG 171 यानी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। एग्ज़ाम इसका काफ़ी करीब है और वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से इसको सभी महत्वपूर्ण जो यूनिट्स हैं इसके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा दे जाएँ। इससे पहले यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अब यूनिट 2 पर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट यूनिट 2 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बस आपको सिर्फ बैठकर देखना है। यूनिट 2 में भी हमने कंप्लीट यूनिट 2 नहीं लिया है। जो सिर्फ महत्वपूर्ण लग रहा है, जो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण लगती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है उन्हीं को लिया गया है। साथ ही आपको बता दूं, आपको सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कराया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें अगर आप तक पहुँच जाएंगी, आप एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको हो जाएगा और चीज़ों को आपको एक पता चल जाएगा, एक परिचय हो जाएगा, तो हर एक चीज़ें आप इसमें बनाकर लिख सकते हो। क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन वाला सब्जेक्ट है इतना हार्ड नहीं है। इसमें वही जो आपदाएं आती हैं, बेसिकली हम जानते हैं, बाढ़ हुआ, सूखा या इस तरह की चक्रवात, ये सब चीज़ें हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन पर, इससे संबंधित चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत कुछ बनाकर लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी भी हिंट मिल जाए। तो इसी के वजह से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो सारी मुझे लगेगा महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले सभी को कंप्लीट करा दी जाए। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक अलग सीरीज़ मैं आपके लिए इसमें लाने वाला हूँ, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होंगे। साथ ही जो सोर्स होगा उनका, जो मतलब मैं उनको सिलेक्ट करूँगा क्वेश्चनों को, वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन आते हैं उन पर आधारित होंगे वो। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से मैं उनको सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और सीधे वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए, इसको बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। तो यूनिट 2 यहाँ पर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, यूनिट 2 यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा प्रस्तावना देख लेंगे, विपदा को समझेंगे, उसके बाद जोखिम को समझेंगे। यहाँ ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बेसिक चीज़ें हम अगर जान लें तो हम इनके अंदर की चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि जोखिम आकलन, यानी जोखिम को कैसे जो है आंका जाता है, उसके लिए बहुत सी तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं और पहले से ही चीज़ों को भाप लिया जाता है। जोखिम की अनुभूति कैसे होती है, जोखिम की पहचान, ये सभी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो आप ये बहुत कुछ बना कर लिख सकते हो अगर आप पूरा जोखिम समझ लो। उसके बाद संवेदनशीलता को समझेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी रहेंगी आपकी इस यूनिट में, और देख लेंगे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगा तो वहाँ वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना। पूरी 19वीं शताब्दी में आपदा प्रबंधन का जो सिद्धांत और व्यवहार वैज्ञानिक संदर्भ में देखने की प्रमुखता। देखिए, आपको बैठकर सिर्फ देखना है, मैं रीडिंग भी करता रहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं रीडिंग करूँगा सिर्फ, तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में आपको समझाता चलूँगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा, और ज़्यादा जो मुझे लगेगा कि आपको समझ नहीं आएगा तो मैं उसको वहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो रीडिंग भी ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को पढ़कर ही समझा जा सकता है। चलिए, इसको स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर आपदाएं मुख्य रूप से भूगर्भीय या जलवायु संबंधी समस्याओं की तरह सोची जाती थी, जिसका समाधान अभियांत्रिकी या प्रबंधन विज्ञान में पाया जाता था। पिछले 2 दशक में आपदाओं को समझने में निर्देशात्मक बदलाव आया है, यानी जो आपदाओं को समझने का पहले मापदंड था या पहले तरीका था, अब वो बदल रहा है, क्योंकि नई नई आपदाएं अब सामने आ रही हैं। नई नई, जैसे आपने देखा, नए नए तरह के वायरस आ रहे हैं, नए नए तरह के बैक्टीरिया जो लोगों को या मनुष्य जाति को या पादप जो पेड़ पौधे उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं बड़ी तादाद में। इसके अलावा नई नई तरह की जो समस्याएं अब सामने आ रही हैं वो पहले नहीं थी। ठीक है, फलस्वरूप इसका प्रयास समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं में खोजा जाता है, जो कि किसी समाज के लचीलेपन को निर्धारित या दुर्बल बनाती है। आपदाओं की क्षमता और प्रत्युत्तर का सामना करते हुए वर्तमान में आपदा आपदा शब्द अधिक समावेशी है। तो आपदा शब्द को देखिए, यहाँ पर इस डिटेल में बताया गया है, डिस्कस करते हैं इसको। समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान, जिसके, यानी व्यवधान एक तरीके से क्या होता है, उसको अड़चन उसमें। ठीक है, सामाजिक कामकाज है उसमें गंभीर अड़चन, जिसके व्यापक मानव, भौतिक व पर्यावरणीय नुकसान होते हैं, यानी बहुआयामी नुकसान होते हैं। इसके एक क्षेत्र पर असर नहीं पड़ता है, ये आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है, लाइफस्टाइल को पूरा तहस नहस कर देता है,
चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, माल की हानि होती है, इसमें जान की हानि होती है, सामाजिक जो व्यवस्था है वो पूरी बदल जाती है, बिगड़ जाती है, जो स्ट्रक्चर शहरीकरण जो होता है उसको पूरा तहस नहस कर देता है। तो ये एक क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। जो आपदाएं आती हैं वो एक क्षेत्र पर पड़ने वाली नहीं होती, वो शहर के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह की व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देती है और पर्यावरणीय स्थितियों को और ज़्यादा जो है कठिन कर देती है। जो प्रभावित लोगों की क्षमता को अपने संसाधनों का प्रयोग करने से निपटने की क्षमता से अधिक है। आपदाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होती हैं, जैसे कि हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा था। प्राकृतिक आपदाएं हमने देखा, उसमें मानव निर्मित आपदाएं देखा, उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए विपदा को देख लेते हैं। विपदा क्या है? होप कि आपदा आप तक सीधी पहुँच गई होगी। क्या चीज़ होती है आपदा? हो सकता है आपसे टिप्पणी करने के लिए आ जाए, 5-6 नंबर के लिए लिखने के लिए आ जाए, तो आपदा वहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है विपदा। ये जब आप इस सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन लिखोगे तो भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस आएगी जब आपको आपदा को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपका कहीं ना कहीं 4-5 लाइन आप इसमें लिख सकते हो और अपने आंसर को लेंथी बना सकते हो। विपदा खतरे की एक सटीक परिभाषा मुश्किल है। आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ने संभावित रूप से हानिकारक शारीरिक घटना या मानव गतिविधि, एक मिनट, घटना या मानव गतिविधि के रूप में विपदा को परिभाषित किया है, जो जीवन या चोट, संपत्ति क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान व पर्यावरणीय गिरावट का नुकसान हो सकता है। विपदा में प्राकृतिक और मानव दोनों घटक होते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से आपदा से संबंधित ही है और उसी की तरह है, और ये इसमें 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक का घटक और मानव घटक। इस तरीके से जो हमने उपरापदा डिस्कस की थी उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में विपदा को। अत्यंत भूगर्भ वैज्ञानिक घटना, जैविक प्रक्रियाएं और मुख्य प्रौद्योगिकी घटनाएं, ऊर्जा या सामग्री के संकेंद्रित मुक्ति से जो मानव जीवन को बड़े पैमाने पर अनपेक्षित खतरे का सामना कराती है। और वातावरण, और ये बहुत कठिन परिभाषा है, जो ऊपर थी वही सही है। आपदा और विपदा के बीच अंतर अगर आपसे आ जाए तो आपदा तभी होती है जब समुदाय विपदा से प्रभावित होता है, यानी पहले विपदा आती है उसके बाद आपदा आती है। सामान्य तौर पर एक घटना के रूप में परिभाषित की जाती है जो इसका सामना करने के लिए समुदाय की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, आपदा का प्रभाव समुदाय के द्वारा विपदा की असुरक्षा के स्तर से निर्धारित होता है। हैद या असुरक्षा सामान्य नहीं होती, यह आपदा की मानवीय दृष्टि है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी पहलुओं पर पड़ती है और इन सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा वही अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लैंग्वेज, तो इसको मत देखिएगा आप। बस इतना ध्यान रखिए, आपदा और विपदा एक दूसरे से संबंधित है। विपदा पहले आती है, उसके बाद फिर आपदा की स्थिति बनती है। विपदा का प्रेक्षण और ज्ञान। विपदा यद्यपि कई कसौटियों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विपदा है उसको कई कसौटियों यानी कई वर्गों में उसको रखा जा सकता है। कुछ सामान्य वर्गीकरण नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि आकस्मिक प्रारंभिक विपदा। आकस्मिक प्रारंभिक विपदा जो भूगर्भीय और पारिस्थितिकी विपदा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें हम भूकंप को रख सकते हैं, सुनामी, बाढ़ और उष्ण कटिबंधीय तूफान, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर जो आकस्मिक घटनाएं हैं उनमें या विपदाएं हैं उनमें रख सकते हैं। तो ये इनमें से बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारी विपदाएं, जोखिम, ये जो आपदाएं हैं मैंने पिछले यूनिट में डिस्कस की हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आती हैं मंद प्रारंभिक विपदा, यानी जो धीरे धीरे आती हैं। इससे मंद से तात्पर्य एक तरीके से जो एकदम नहीं आती, जो धीरे धीरे आती है, जैसे कि सूखा धीरे धीरे, जब बरसात वहाँ पर कम होने लगती है या पानी की धीरे धीरे कमी होने लगती है तो ऐसे में फिर सूखे की स्थिति बन जाती है, अकाल आना, इस तरह की स्थिति है। परिवेशीय अपकर्षण, मरुस्थलीकरण, वन कटाई और जंतु उत्पीड़न, तो ये सब चीज़ें आती हैं मंद प्रारंभिक विपदा में। औद्योगिक प्रौद्योगिकी व्यवस्था की असफलता, दुर्घटनाएं, रक्त
रक्तपात और विस्फोट आग अगर लग जाए तो उसको औद्योगिक प्रौद्योगिकी विपदाएं बोलते हैं। युद्ध और नागरिक हड़ताल, ये इस तरह की चीज़, जिसमें आतंकवाद, विद्रोह या आंतरिक विद्रोह हो सकता है, शरणार्थियों के आने से विस्थापन जो होता है, इस तरह की चीज़ों को भी विपदा में रखा जाता है। महामारी से आप ऑलरेडी परिचित हैं, तो इस चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। विपदा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में और बांटा जा सकता है। देखो, विपदा को पहले हमने मानव घटक के रूप में जाना और साथ ही प्राकृतिक घटक के, लेकिन यहाँ पर दो भाग और किसके किए जा सकते हैं, दो भागों में और इसको बांट कर देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भूकंप की विपदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में भी बांटी जा सकती है। वह निम्न में नीचे तालिकाबद्ध है। तो प्रत्यक्ष विपदाएं देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें प्रत्यक्ष विपदाओं में किस किस को रखा जा सकता है। तो ज़मीन को हिला देने वाली अगर विपदा ऐसी कोई है, जैसे भूकंप टाइप है, तो वो ज़मीन को अगर हिला रही है तो प्रत्यक्ष विपदा। भिन्न जमीन व्यवस्थापन, मुद्रा द्रवीकरण, त्वरित भूस्खलन या कीचड़ स्खलन, जमीनी झटका और हिमस्खलन, दोष के साथ स्थायी भूमि विस्थापन, ज्वारीय तरंग से बाढ़, समुद्री लहरें और सुनामी, ये सब तरह की चीज़ें जो है, ये सब तरह की जो विपदाएं हैं, ये प्रत्यक्ष विपदाएं हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष विपदाएं, ठीक है, जो कम सामने आती हैं, जैसे कि डैम की असफलता होता है, औद्योगिक प्लांट की क्षति से प्रदूषण फैलता है जो, और विलंबित भूस्खलन, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो अप्रत्यक्ष विपदाएं में आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा जोखिम। हमने विपदाओं को समझा, आपदाओं को देखा। अब देखते हैं हम जोखिम क्या है। देखिए, जोखिम को समझना, जोखिम को प्राकृतिक या मानवीय प्रेरित के बीच बातचीत से होने वाली हानि, परिणाम स्वरूप आपदा, हानि की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति द्वारा हानिकारक परिणामों की संभावना या अपेक्षित नुकसान, जैसे कि मौत हो सकती है इसमें, चोट या संपत्ति, इस तरह की जब हानि होती है तो उसमें जोखिम माना जाता है कि मानव को जोखिम का सामना करना पड़ेगा। तो इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, जो मानव प्रेरित या प्राकृतिक दोनों हो सकती हैं। ये मानव के द्वारा भी प्रेरित हो सकती है, प्राकृतिक के द्वारा भी प्रेरित हो सकती है, प्रकृति के कारण भी हो सकती है, मानव के द्वारा भी हो सकते हैं जोखिम जो हैं, और असुरक्षित परिस्थितियों से परिणत हो सकती हैं, जो बहुत सी बार जैसे युद्ध वगैरह होता है तब भी उसमें जोखिम होता है बहुत। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जोखिम एक तरीके से अगर इसमें इंग्लिश में देखा जाए इसको तो रिस्क से आता है। और जोखिम में देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा बताया भी गया है, विपदा गुणा संवेदनशीलता को अगर देखा जाए तो जोखिम बनता है। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे संवेदनशीलता क्या है, वो भी आपको मुझे समझाना है। जोखिम को हानि की संभावना या संभावना के रूप में समझा गया है। देखिए, जोखिम क्या है, हानि की संभावना क्या है। देखिए, जब हम बहुत सी बार कहते हैं इस काम में बहुत जोखिम है, यानी कि अगर हम ये काम करेंगे तो ऐसे में जो हानि है उसकी संभावना है। तो इसी चीज़ से इसे को कनेक्ट करके देखा जा सकता है कि उसका एक तरीके से पहले से ही उसका आकलन कर लेना जोखिम कहलाता है। किसी भी चीज़ को पहले से देख लेना कि इसमें कितना नुकसान है। उदाहरण के लिए जोखिम स्वैच्छिक हो सकता है। उदाहरण के लिए मुक्केबाजी या बैल लड़ाई का एक खेल है, या अनैच्छिक जो अप्रत्याशित और तैयार नहीं है। यह शब्द सामान्य प्रयोग के साथ साथ तकनीकी उपयोग में भी नियोजित होता है, जिससे संभावित क्षति या किसी विशेष घटना की खतरे की संभावना को दर्शाता है। यदि किसी कोई विशेष घटना होने वाली है तो उसके पहले की स्थिति को दर्शाता है कि उसमें खतरा कितना हो सकता है, इसको आकलन को दर्शाता है। तो यही रिस्क है। जब हम बात करते हैं कि भाई इसमें इस काम में बहुत रिस्क है, या अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत इसमें रिस्क है, तो इसका मतलब यही है कि जोखिम है उसमें, और वहाँ पर जो हानि होने वाली है हम उसके बारे में पहले से ही सोच रहे हैं। तो आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि जोखिम क्या है। जोखिम हानिकारक परिणामों की संभावना है, जो हानिकारक परिणाम होने वाले हैं उनकी संभावना, या अपेक्षित नुकसान जो मृत्यु वगैरह, चोट, संपत्ति का नुकसान होने वाला है उसकी एक तरीके से संभावना है। प्राकृतिक या मानवीय प्रेरित दोनों हो सकते हैं। विपदा और कमज़ोर परिस्थितियों के बीच बातचीत से उत्पन्न होता है। ये जब विपदा आती है कोई, जब कमज़ोर स्थितियाँ इस तरीके से आती हैं, सिचुएशन सेंसिटिव हो जाती है, तब हम अंदाज़ा लगाते हैं, जब कह सकते हैं कि जोखिमपूर्ण कार्य है, जोखिमपूर्ण स्थिति बन गई है। संसाधनों पर बढ़ते दबाव या बाहरी संपर्कों और हस्तक्षेपों के साइड इफ़ेक्ट के कारण जोखिम मुख्य रूप से देखा जाता है। देखिए, जब बाहर से लोग आते हैं या संसाधनों का जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब हमें लगता है। देखिए, आज के टाइम में
अगर हम पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जोखिम है। क्या जोखिम है? एक तो हम जब ज़्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे या कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो CO2 एमिशन ज़्यादा होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जित होगा, जिससे ओजोन परत पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जो है बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमने पढ़े हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखा जाए, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से कि जो इन चीज़ों के अत्यधिक किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल अगर किया जाता है तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने में या अत्यधिक उसका इस्तेमाल करने में जोखिम है। ठीक है। पहाड़ों में संसाधन का गहन उपयोग उन्हें उजागर करता है, नतीजतन ये गंभीर गिरावट की ओर जाता है। इस तरह के तीव्र संसाधन उपयोग के पीछे जो ये वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। इस तरह की अगर संसाधनों का हम तेज़ी से उसका इस्तेमाल करेंगे, जनसंख्या वृद्धि की डिमांड, जैसे जनसंख्या मतलब वृद्धि हो रही है, इसी तरीके से जो संसाधन हैं उन पर दबाव पड़ता जा रहा है, बाजार प्रेरित मांग बढ़ रही है, और अमीर और संसाधन शोषणकारी सार्वजनिक नीतियों के लालच हैं। संसाधन उपयोग तीव्रता के पीछे के कारण के बावजूद अविश्वसनीय परिणाम बायोफिजिकल प्रक्रियाओं के अनुकूल परिस्थितियों में व्यवधान है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी हैं, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिएगा बस। ठीक है। थोड़ा इसमें लैंग्वेज टफ दी जाती है, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सी बार। देखिए, जोखिम की अनुभूति क्या है? जोखिम की अनुभूति, जोखिम अनुभूति को जोखिम की जागरूकता के रूप में जाना जा सकता है। यानी जोखिम की अनुभूति करना, एक तरीके से पहले से ही उसमें आइडिया लगाना, एक तरीके से उसमें अवेयरनेस आना कि भाई कोई जोखिम अगर होने वाला है तो उसके पहले से ही हम अवेयर हैं उसके बारे में सचेत हैं कि कितना जोखिम इस चीज़ में आ सकता है, इस कार्य में आ सकता है। अगर ये घटना होती है तो कितने जोखिम का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो जो समाजों के बीच भिन्न होता है, ये अलग अलग समाजों के बीच अलग अलग होगा। ठीक है। अन्य दबाने वाली समस्याओं वाले गरीब देश आपदा शमन के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देते। देखिए, जो आपदाएं आती हैं, जो गरीब देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, अत्यधिक गरीब देश होते हैं, वहाँ पर जो आपदाएं आती हैं, सूखा हुआ, बाढ़ हुई है, इस तरह की बहुत सारी आपदाएं हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की। उनमें से कोई भी अगर आपदा आती है तो उसके लिए वो ज़्यादा प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पास रोटी मकान कपड़ा ये सब चीज़ें ही नहीं हैं। ठीक है। और जब ये चीज़ें उनके पास नहीं तो उनको वो बस 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। ठीक है। तो वो इन्हीं चीज़ों के पीछे रहते हैं, और उन्हें इस चीज़ का ख़तरे का जो है अनुभव या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो नहीं समझते इसको ज़रूरी, वो समझते हैं कि बस उन्हें खाना पीना मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि गरीबी उनकी एक तरीके से मजबूरी है, लाचारी है। गरीबी में वो फंस कर रह जाते हैं, तो कभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते कि स्थिति ख़राब हो जाएगी तो बड़े तादाद में जो है बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है, कोई आपदा अगर आ जाती है, कोई जो है विपदा अगर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो वो इन चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए वो सोचते हैं अपनी रोटी कपड़ा, जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में उनका जीवन संलिप्त होता है। ठीक है। आपदा शमन और तैयारी के महत्व के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता का सामान्य स्तर भी काफ़ी कम है। नतीजतन इस क्षेत्र में नीतिगत इनपुट के लिए कम रुचि का प्रयास होता है। यानी जो इनपुट निकाला जाता है इन चीज़ों को करने के लिए, जो आउटपुट निकलता है उसको भी वो कम है। ठीक है, क्योंकि कम ही लोग इन चीज़ों में ध्यान देते हैं कि हमें जो जोखिम है उसकी अनुभूति भी करनी चाहिए। जो मान लो अगर बाढ़ आ रही है किसी क्षेत्र में, तो उसका हमें पहले से आकलन करना कि कितना इसमें खतरा हो सकता है, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है, कितने लोग किस तरीके से हम यहाँ पर पानी पहुँचा सकते हैं, या किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाकर दूसरे क्षेत्र में उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर सिर्फ वही देश ज़्यादा ध्यान देते हैं जो विकसित होते हैं। ठीक है। विकासशील देश भी आजकल इस पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे भारत जैसा देश है, तो ये काफ़ी बड़ा देश है और विकास के पथ पर एकदम जो है चला जा रहा है। लेकिन जो अल्प विकसित हैं या विकास जो बिल्कुल जो है मतलब निचली श्रेणी में आने वाले देश हैं, विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जहां आपदा न्यूनीकरण प्रयासों में काफ़ी प्रयास किए गए हैं, हालांकि विकासशील देशों की तुलना में असुरक्षा कम है, ये कहा गया है। ठीक है, ये आगे नहीं लिया क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आप इसमें समझ लीजिएगा।
आगे इसमें देख लेते हैं संवेदनशीलता को समझना। देखिए संवेदनशीलता को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा मुझे भी इसमें जो है डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब मैं इसको पढ़ता हूँ, तो फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो बस आपको बैठकर देख लेना है। चलिए देखते हैं संवेदनशीलता को क्या है। ठीक है, तभी हम इसको विपदा आपदा से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा शीर्षक है इस इकाई का, यूनिट का। संवेदनशीलता उस विस्तार को देता है जिस आपदा से एक समुदाय प्रभावित होता है। इसमें विपत्ति के मुकाबले एक समुदाय को लचीलेपन और मुकाबला क्षमता का उपाय शामिल है। सक्रिय सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप लचीलापन और क्षमता समय के साथ विकसित होती है। देखिए संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये चीज़ है कि एक तरीके से किसी भी, अगर मान लो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कितना संवेदनशील है, तो यानी उसकी सहन क्षमता, यानी उसकी जो मुकाबला करने की, या जो इम्यून सिस्टम है उसका, एक तरीके से जैसे हमारे अंदर होता है ना, मनुष्य के अंदर होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो मनुष्य के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसमें वो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोगों से बचाती हैं। यानी कोई अगर रोग हमें लगता है, कोई भी बीमारी अगर लगती है, तो उससे वो चीज़ें लड़ती हैं। इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी तरीके से संवेदनशीलता है कि जो आप जोखिम आ रहे हैं, जो समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, जिसकी भी अगर बात की जाए शहर की, किसी या देश की, तो उस चीज़ की अगर संवेदनशीलता की बात की जाए, यानी वो कितनी चीज़ों को सहन कर सकता है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, कहाँ तक वो सहन कर सकता है, इस चीज़ को बोलते हैं संवेदनशीलता। आई होप कि अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। और वो लचीलेपन को इसको दर्शाती है कि वो कितना लचीला हो सकता है, ठीक है, कितनी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है, समस्याओं को। संवेदनशीलता एक विशेष प्रकार की आपदा के किसी विशेष समुदाय की कमजोरी में एक समावेशी अवधारणा है, जिसमें कई कारकों का परिणाम स्वरूप प्रभाव होता है। इसमें भौतिक कारक जैसे कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक कारक यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, शामिल हैं। आर्थिक कारक, आय और रोजगार से संबंधित चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। संस्थागत या प्रशासनिक, यानी ये सभी चीज़ें, ये फैक्टर हैं जो कि एक व्यक्ति, एक समाज की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक समाज सभ्य है, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो तब उसकी जो क्षमता है, संवेदनशीलता है, वो बढ़ेगी। वो समस्याओं को अच्छे से सुलझा पाएंगे। अगर कोई आपदा आई है, कोई विपदा आई है, कोई जोखिम है, उससे लड़ने में उनकी जो क्षमता है, उसकी जो पावर है लड़ने की, फाइटिंग पावर, उसको वो बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, यानी कि संवेदनशीलता बढ़ेगी। तो इस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम है। और मैं जो टारगेट है मेरा, वो ये मुख्य कारण यही है वीडियो बनाने का, क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक नहीं है ऐसे में, और बुक है भी तो वो नहीं समझ पाते चीज़ों को। अगर आप संवेदनशीलता का ही अगर ये समझो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी आपको समझने में। लेकिन जब एक टीचर या कोई बड़ा आपको समझाता है, तब आप चीज़ें अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, जो आपने बनाए हुए हैं ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, इग्नू से संबंधित किसी ग्रुप में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ग्रुप में शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप पर उसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और हमें जो है, मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे भी आपको चीज़ें कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी संवेदनशीलता में। हम संवेदनशीलता के थोड़े से प्रकार देखते हैं, लास्ट ये आपका चल रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी देखिए, आप जो चीज़ें हैं सीधे माइंड तक पहुंच रहेंगी, वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब तक आप नहीं समझते, और समझने के लिए लगता है टाइम, तो टाइम ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। चलिए इसमें देख लेते हैं संवेदनशीलता के प्रकार। तो संवेदनशीलता के देखिए कई प्रकार होते हैं। अगर भौतिक आर्थिक संवेदनशीलता है तो इसका मतलब ये है कि संसाधनों पर अपर्याप्त पहुँच होगी, ठीक है। सामाजिक संवेदनशीलता से अगर बात की जाए तो स्थानीय संरचनाओं और संस्थाओं का एकीकरण होगा। पारिस्थितिकी संवेदनशीलता की अगर बात की जाए तो पर्यावरण को नष्ट करने और उसे बचाने की अक्षमता होती है। संगठनात्मक संवेदनशीलता होती है तो राज्य, केंद्र, जमीन स्तर पर मजबूत संरचनाओं का अभाव होता है।
तो शैक्षणिक संवेदनशीलता है जो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अभिप्रेरात्मक और अभिवृत्त्यात्मक कमी है इसमें। राजनीतिक संवेदनशीलता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, भौतिक संवेदनशीलता भी इसमें यहाँ कहीं ना कहीं है। उसके बाद निष्कर्ष आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप कि चीज़ें आप तक पहुँची हों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।